संविधान के उद्देश्य का हम शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम अपना उद्देश्य आपको बताते हैं, अपना संकल्प बताते हैं, जिससे हम आप बहुत दिनों तक साथ में जुड़ करके बहुत कुछ काम करने वाले हैं। तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। आपसे मैं 5 मिनट लूंगा, डेमो क्लास है, थोड़ा सा आप वक्त दे दिए, पहला क्लास है इसलिए हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, इतना किसी क्लास में वक्त नहीं लिया जाएगा आपसे। तो सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है, हम क्यों एक क्लास को लेकर आए, हमारा उद्देश्य है कि 9,500 प्लस वैकेंसियां आपके उत्तर प्रदेश में एसआई की आने वाली है। यानी उत्तर प्रदेश में एसआई की जो भर्ती आने वाली है, यह भर्ती बहुत ही अच्छे पैमाने पे, इतने अच्छे पैमाने पे भर्ती कभी नहीं आई है। तो उस भर्ती को पूरा करने में संविधान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो संविधान के महत्व को पूर्ति, जो संविधान के महत्व की पूर्ति है, उसे हम करने वाले हैं, जिसके लिए हमने आपके लिए एक सीरीज ऑलरेडी पहले से हम चलाते हैं, जिसमें बुक की क्लास चलती है। बहुत सारे मित्रों ने उसे देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा, जो लोग नहीं देखे उसे देख लें। संविधान और राज्य व्यवस्था नाम की एक सीरीज चलती है, उस सीरीज में आपकी बुक की क्लास चलती है, जिसमें हम लोग घटना परीक्षा वाणी की पूरी बुक को पढ़ते हैं क्रम से। ठीक है, बुक को क्रम वाइज पढ़ते जाते हैं, जो कि अलग अलग सेगमेंट में पूछे गए हैं या जो भी चीजें हैं उसमें क्रम वाइज पढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पे वीडियो क्लास है, वीडियो क्लास में वही चीजें आपको बताई जाएंगी, वही चीजें समझाई जाएंगी जो स्पेशली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बुक में तो बहुत सारी चीजें होती है जहां हम लोग बुक पढ़ लिए ताकि हम टर्मोलॉजी और उसके मैटर को समझ लें। क्लियर? तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिए। हमारा टारगेट ये है कि संविधान को हम इस तरह से तैयार कर लें कि संविधान से आने वाला एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। इसी उद्देश्य से हम आज शुरू करने जा रहे हैं। डेमो क्लास है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि स्टार्ट करते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका का मतलब ये होता है किसी भी कार्य को करने के प्रति जो हमारा लक्ष्य होता है, जो हमारा उद्देश्य होता है, जो हमें प्राप्त करना होता है, हम उसकी एक समरी तैयार करते हैं, उसी समरी को उद्देशिका कहते हैं। जैसे कि आप संविधान जानते हैं, भारत का संविधान विश्व का सबसे बृहद संविधान है। तो उस संविधान का जो मूलभूत सूत्र है, जो मूलभूत उसका निचोड़ होता है ना, जो कहवा बनाते हैं ना, कहवा का जो निचोड़ आता है, उसी निचोड़ के एक्सट्रैक्ट किए हुए पूरे का एक्सट्रैक्ट किया हुआ पदार्थ जो होता है वही उद्देशिका होता है। कहते हैं ना कि छोटा है पर बहुत खोटा, जितना छोटा होगा, जितने छोटे छोटे शब्दों में उसे लिखा जाएगा, उतना ही आसान तरीके से उसके बृहद होने की बातों को समझा जा सकता है कि वो कितना बृहद है। एक एक शब्द में क्या क्या समाहित है, इसे आप अभी समझेंगे और जानेंगे। तो बात कर रहे थे संविधान की उद्देशिका का। सबसे पहले बात आती है स्रोत क्या है, कहां से संविधान की उद्देशिका ली गई थी। इसका स्रोत है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में, बात को ध्यान से समझिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 डेट याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा 22 जनवरी तथा 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत, यानी 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत की गई उद्देश्य प्रस्ताव, जो प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया, तथा वही इसका स्रोत है। और क्या स्रोत है इसका? ऑस्ट्रेलिया का संविधान तथा यूएसए, इसके हमारे संविधान के स्रोत हैं। हमारे संविधान के उद्देशिका के 3 स्रोत हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का संविधान हमारी उद्देशिका का मूलभूत स्रोत है। तो इतना याद रखिएगा, मूलभूत स्रोत जो है हमारी उद्देशिका का वो कौन है? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव। जो प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। साथ में ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का संविधान है। ठीक है, अब बात होती है कि संविधान में आपसे पूछा जाता है क्या संविधान के उद्देशिका में कभी संशोधन हुआ है, और संशोधन हुआ भी है, कितनी बार हुआ है? प्रश्न पूछा गया था, आप कहेंगे संशोधन एक बार सिर्फ हुआ है। और कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें हमारे उद्देशिका में भी संशोधन किया गया था, जिसमें हमारी उद्देशिका में भी संशोधन किया गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बात हो रही थी
कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक बार सिर्फ हमारी उद्देशिका में परिवर्तन किया गया है और परिवर्तित उद्देशिका कुछ इस प्रकार है जो कि यहाँ पे लिखी गई है। आप जानते हैं उद्देशिका लिखने का एक प्रारूप होता है, हालांकि हमारे पास स्पेस कम होने के कारण हमने उस प्रारूप को बहुत अच्छे से फॉलो नहीं किया है, लेकिन जो चीजें लिखनी है मैंने सब चीजों को क्रम से लिखा है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं उद्देशिका बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे जिन्हें अच्छी तरह से याद होगी, लेकिन जिनको याद नहीं है वो लोग भी हमारे साथ बोलने का प्रयास करेंगे। तो उद्देशिका क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के आज अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ठीक है, कौन सी ईस्वी है जल्दी बताइए, मित मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत है, 2006 विक्रमी संवत को क्या करते हैं, एदत द्वारा क्या करेंगे बताइए, एदत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तो हो गई घास काटने वाली बात। अब यहाँ पे शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिए। हम भारत के लोग, यह शब्द चार्टर कहां से लिया गया है, तो यूएसए का जो चार्टर है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, उद्देशिका का जो चार्ट है उससे लिया गया है, वहां पे यूज किया गया है हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, यहाँ पे हम भारत के लोग, ठीक है। अब बात को गौर से सुनिएगा, मैं एक एक विराम लिख पढ़ूंगा। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसे सार्वभौम संपन्न शब्द भी यूज किया जाता है, प्रश्न में सार्वभौम संपन्न शब्द से भी कभी कभी पूछा जाता है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक। समाजवादी, देखिए दूसरे कलर से लिखा गया, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द 42वें संविधान संशोधन में प्रथम पैरा में जोड़े गए थे। प्रथम पैरा में 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष यह शब्द प्रथम पैरा में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था। कौन सा, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। प्रश्न पूछा जाता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, देखिए क्या क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, ध्यान देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, यानी आपको न्याय 3 प्रकार से मिलने वाली है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय हो गई। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आपको कौन कौन सी है, विचार की और किसकी, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की, 4 प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिल गई। और क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, आपको जो समानता मिलती है, समता मिलती है मतलब समानता दी जाती लोगों में, भारत के सभी समस्त नागरिकों को जो समानता दी गई है वो कहाँ दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर में, यानी आपकी प्रतिष्ठा और आपको सरकारी जॉब या कोई भी ऐसे जो सामुदायिक कार्यक्रम है उसमें आपको अवसर प्रदान किया जाएगा प्राप्त कराने के लिए, तथा उन व्यक्तियों की गरिमा, जो व्यक्ति हैं भारत के लोग, व्यक्ति मतलब पूरा भारत के लोग, भारत के लोगों की गरिमा और राष्ट्र की एकता, साथ में एक संकल्प और एक राष्ट्र की एकता, पूरा भारतवर्ष एकजुट बना रहे, उसकी एकता बनी रहे, तो उसको भी संकल्प में रखा गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द देखिए दूसरे कलर से लिखा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको भी जोड़ा गया था और ये 6ठे पैरा में जोड़ा गया है। प्रश्न पूछा जाता है अखंडता कहाँ पे जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कहाँ पे जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है 6ठे पैरा में, उद्देशिका में, ठीक है। सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए संकल्प, आज दृढ़ संकल्प होकर के अपने इस संविधान सभा द्वारा आज 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर को ही स्वीकृत किया गया था। इसी कारण 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है,
विधि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भैया? विधि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विधि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। तो गौर करेंगे यहाँ पे, अभी तक हमने बहुत सारी चीजों को नोट किया जो कि हमारे लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है, और एक एक करके हम इसके बारे में सबको समझें। उसके पहले हमने अपने क्वेश्चन को एक बार हम रिमाइंड कर दें, फिर इसको हम इरेज कर रहे हैं। सबसे पहले हमको याद रखना होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत, यानी आपसे पूछा जाएगा कि उद्देशिका का स्रोत क्या है, तो आप कहेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का संविधान है। 42वें संविधान संशोधन में एक बार हमारी उद्देशिका में संशोधन किया गया है। अभी तक उद्देशिका में जो संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, उसमें किया गया था, जिसमें हमारी उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए हैं। प्रथम पैरा में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और 6 पैरा में अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। छठे पैरा में किसको जोड़ा गया? अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। बात करते हैं उसके बाद 26 नवंबर को चूंकि हमारा संविधान स्वीकृत किया गया था, यही कारण है 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि बातें आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके इसके बारे में और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। एक बात आया था, आप जानते हैं जो एसआई के स्टूडेंट हैं यूपीएसआई के, उसमें मूल विधि है, तो इसलिए वाद आपको याद करना होगा। एक बात आया था, उस बात का नाम था इनरी बेरुबारी मामला। ठीक है, इनरी, कौन सा मामला आया था? इनरी बेरुबारी, और ये मामला आया था 1960 में। ठीक है, अब इसमें बात ये पूछी गई थी इनरी बेरुबारी मामले में कि ये बताइए कि संविधान जो है वो क्या है। उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला धारित किया, जो उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया उसमें क्या था? उद्देश्य का संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही है, किंतु यह संविधान का अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भाषा थी कि उद्देश्य का संविधान का, उद्देशिका जो है संविधान का, उद्देश्य का संविधान का क्या नहीं है? उद्देशिका संविधान का अंग या भाग नहीं है, अंग या भाग नहीं है। कब कहा गया था? याद रखिएगा, नहीं वाला शब्द कब कहा गया था? 1960 में। मामला कौन है? इनरी बेरुबारी का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट इसमें ये भी जोड़ा कि यह हमारे संविधान निर्माता जो थे, हमारे संविधान निर्माता यानी संविधान सभा के जो सदस्य लोग थे, उनके विचारों को जानने की कुंजी है। यानी उद्देशिका ये बता सकती है कि उनका विचार क्या था, वो क्या जानना चाहते हैं, तो उनके विचारों को जानने की कुंजी कौन है? तो वो हमारी उद्देशिका है। फिर एक बात आता है, जो बात आपको याद रखना होगा, वो बात आता है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दूसरा बात आता है और उसका नाम क्या होता है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला होता है, और केरल राज्य का मामला ये आता है 1973 में। कब आता है? 1973 में। और इसमें क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि इसमें बताया जाता है उच्चतम न्यायालय अपने पहले के निर्णय को क्या करता है? बदल देता है और कहता है कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। पहले का निर्णय, अपने निर्णय को बदल के क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट यानी आपका उच्चतम न्यायालय कि उद्देशिका संविधान का एक क्या है? उद्देशिका संविधान का एक भाग है। उद्देशिका संविधान का एक भाग है और इसका वही महत्व है जो अनेक अन्य उपबंधों का महत्व है, वही महत्व उद्देशिका का भी संविधान के अंतर्गत है। क्लियर? अब बात आती है उद्देशिका के अंदर के कुछ शब्द हैं उसकी मीनिंग को समझने की। तो एक एक करके सबके मीनिंग को समझ लेते हैं। इन दोनों चीजों को याद रखिएगा आप। सबसे पहला जो टर्म लिखा गया है उद्देशिका में, वो लिखा गया हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। चलिए बताइए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसका उद्देशिका का यह आशय वी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान का मूल स्रोत कौन है? भारत की जनता। हम भारत के लोग का मूल स्रोत क्या है? भारत की जनता। और यह हम भारत के लोग शब्द कहां से लिया गया है? यानी हमारी सारी शक्तियां किसमें निहित है? संविधान की या हमारे देश की सारी शक्तियां किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। और इसका एक मतलब और आप जानते हैं कि यह कहां से लिया गया है? मैंने आपको शुरुआत में बताया था, संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर्ड उद्देशिका है
उसी से इसके मामले को लिया गया था। तो चार्टर में क्या लिखा गया है, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर अधिनियम है उसमें क्या कहा गया, तो उसमें एक आ गया हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, और यहां पे यूज किया गया हम भारत के लोग। ठीक है, दूसरे शब्द को याद करते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। शब्द क्या था, संपूर्ण, बताइए, प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, इसके लिए कभी कभी शब्द लिखा जाता है सार्वभौम संपन्न, सार्वभौम संपन्न। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है, कोई बात नहीं, सार्वभौम संपन्न। तो इसमें आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हम पूरी तरह से अपने आप पे आश्रित हैं। हम अपने बाह्य मामले के लिए, जो हमारा बाह्य मामला है या आंतरिक मामला है, इस पे हम अच्छी तरह से निपटने के लिए सक्षम है। हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, यानी हम अपने बाह्य और आंतरिक मामलों के लिए अकेले ही संपूर्ण है, हमारे पास सब कुछ है, हम अपने सभी मामलों की देखभाल कर लेंगे। हम किसी विदेशी राज्य के ऊपर या किसी विदेशी देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ जाते हैं। एक मामला और है समाजवादी शब्द। तो समाजवादी, थर्ड शब्द आता है जो आपका यहाँ पे समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है कि यहाँ पे सब समाजवादी का अर्थ ये कहा गया है कि एक, पहले तो ये जान लेते हैं समाजवादी कब जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी शब्द हमारे संविधान में जोड़ा गया, जो कि प्रथम पैरा में जोड़ा गया था। कहां पे जोड़ा गया था? प्रथम पैरा में जोड़ा गया था। ठीक है, इसका अर्थ ये है समाजवादी शब्द का कि जो भी चीजें हैं वो समाज के हिसाब से होनी चाहिए, यानी समस्त लोगों का उस पे अधिकार है। सीधे सीधे एक लाइन में कहना हो तो समस्त लोगों का इस पे अधिकार है। यानी समाजवादी शब्द राज्य को क्या करता है? समाजवादी शब्द जो है एक व्यवस्था, समस्त साधनों के जो सरकारी साधन होते हैं उस पे सबके अधिकार को दृष्टिकोणित करता है, यानी सबके अधिकारों को बताता है। यहाँ पे पंथ निरपेक्ष एक शब्द जोड़ा गया है आपका। कब जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष शब्द आपका भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रथम पैरा में जोड़ा गया था। इसका अर्थ ये होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता। राज्य सभी धर्मों को प्रश्रय देता है और सभी धर्मों के वृद्धि में हेल्प करता है, यानी राज्य का स्पेशली कोई धर्म नहीं होता है। राज्य समस्त धर्मों को मानता है और सभी धर्मों के लोगों को सौहार्दपूर्ण रहने के लिए प्रेरित करता है, ताकि समस्त धर्मों के लोग अपनी पूजा, याचना या इबादत जो भी वो करते हो उसे अच्छी तरह से, अपने पूजा पाठ, अपने उत्सव को अच्छी तरह से मना लें। यानी राज्य समस्त धर्मों को संरक्षण प्रदान करता है। जो भी धर्म हमारे देश में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध, सिख, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी धर्म के मानने वाले लोग हैं हिंदुस्तान में, उन सबका स्वागत है और सबको प्रश्रय देने का काम हमारी सरकारें करती हैं, जो उन्हें क्या करती हैं? उन्हें पूरी तरह से क्या करती हैं? उन्हें प्रश्रय देती हैं, उन्हें बचाने का कार्य करती हैं, उनके अपने रीति रिवाजों को बचाने का कार्य करती हैं। तो पूरा काम कौन करता है? ये पंथ निरपेक्ष बताता है। राज्य किसी स्पेशली एक धर्म का नहीं होता, बल्कि समस्त धर्मों को मानने का अधिकार देता है। जो जिस धर्म को मानता है उसे मान सकता है। इसी शब्द को क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्ष कहते हैं। प्रश्न में बस आपको इतना ढूंढना है कि कहीं पे लिखा गया राज्य का कोई धर्म नहीं होता, बस वही आपका आंसर होगा कि पंथ निरपेक्ष का मतलब इतना है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, राज्य समस्त धर्मों को मानता है। आगे बढ़ जाएं। अगला शब्द है लोकतंत्र। लोकतंत्र आप जानते हैं अब्राहम लिंकन का शब्द है, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। बस यही इतना याद रखिए। लोकतंत्र का मतलब होता है पूरा शासन किस पे आधारित है? जनता पर आधारित है। तो जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए का जो शासन होता है वो किसका शासन है? लोकतंत्र का शासन होता है। अगला शब्द आपका है जो गणराज्य है। गणराज्य का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ सत्तावादी सरकारें नहीं होती हैं, हमारे यहाँ चुनाव होता है और चुनाव के बाद एक नई सरकार का गठन होता है, यानी यहाँ पे किसी पैतृक सरकारें नहीं चलती हैं। भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष होता है वह निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता। यानी कि हमारे दादा थे तो मैं भी हो जाऊं, मेरे पिता थे तो मैं भी हो जाऊं, ऐसा नहीं है। वंशानुगत व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कौन सी व्यवस्था है? तो यहाँ पे निर्वाचित व्यवस्था। यहाँ पे आपको निर्वाचन से आना होगा। अगर जनता आपको निर्वाचित करती है
तो आप आ सकते हैं। अगर आपको जनता निर्वाचित नहीं करती है, आप चुने नहीं जाते हैं, आप विजयी नहीं होते हैं, तो फिर आप सत्ता पे काबिज नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद संविधान में प्रस्तावना में कुछ और शब्द दिए गए, जैसे न्याय की बात की गई, तो न्याय हमें 3 प्रकार का मिला है। कौन कौन सा न्याय मिला है, हम शुरुआत में ही बताए थे, जब उसको पढ़ रहे थे, तो हमें 3 प्रकार का न्याय मिला है। पहला न्याय है जो कौन सा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हम जिसका पढ़ रहे थे तो आपको बताए थे। और उसके बाद हमें स्वतंत्रता दी गई, किसकी किसकी, विचार, अभिव्यक्ति और किसकी, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी 4 प्रकार की हमें स्वतंत्रता दी गई है। समानता किसमें दी गई, प्रतिष्ठा और अवसर में समानता दी गई है, यानी कोई भी कार्य है तो उसमें प्रतिष्ठा और अवसर की आपको समानता मिलती है। तो इस प्रकार से ये हमारा संविधान, जो संविधान की जो उद्देशिका है 42वें संविधान संशोधन के बाद जो प्रस्तुत की गई है, वह कुछ इस प्रकार से रही। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का और आपके बातों का इंतजार रहेगा। अगर चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 800 410 99 89, आप इसमें जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप बता सकते हैं, फिर हम लोग उसे फिर दोबारा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़िए, क्लास को रोज विजिट किया करिए, अपने दोस्तों को बताइए, आपके कमेंट का इंतजार है। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।